अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 7 और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के इस चैप्टर में ये है बेंजीन की ओरिएंटेशन के बारे में। अच्छा, ओरिएंटेशन के बारे में बेटा पहले आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया एफएससी से भी होगा, लेकिन वैसे ओरिएंटेशन का जो वर्ड है इसका मतलब डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन जो है बेंजीन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बेंजीन के ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट आकर बेंजीन पर लगना है उसकी क्या ओरिएंटेशन या उसकी क्या डायरेक्शन होगी, या आप ये कह सकते हैं कि जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो बेंजीन पे किस पोजीशन पर आकर लगेगा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। जब बेंजीन के ओरिएंटेशन की हम बात करते हैं तो बेंजीन में जो बेटा सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन होती है जिसके रिज़ल्ट में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, वो आपके पास बेंजीन में कहीं पे भी लग सकता है। ठीक है, बेंजीन की 6 कार्बन में से किसी भी कार्बन पर पहला सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है, इसलिए उसका कोई आइसोमर नहीं होता। जब भी बेंजीन के अंदर जो है वो पहला सब्स्टिट्यूएंट आकर लगता है तो वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनती है उसके रिज़ल्ट में। और वो जो जैसे कि हमने उसे एक्स कह दिया है यहाँ पे कि जी फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट था उसे एक्स कह देते हैं, तो वो आकर पूरे इस बेंजीन रिंग के ऊपर किसी भी कार्बन पर लग सकता है। ठीक है, all carbons of benzene behave equally for the first substituent, keep that in mind, okay। लेकिन जो इसकी ओरिएंटेशन स्टार्ट होती है बेंजीन की वो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में स्टार्ट होती है, यानी कि जब एक सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है और अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आकर बेंजीन के ऊपर लगना है। ठीक है, उस केस में हमारे पास जो है वो 3 केसेस बन सकते हैं। एक ये जो है पॉसिबिलिटी है कि जो दूसरा ये एक्स पहले वाला सब्स्टिट्यूएंट था, जो वाई है वो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है अगर ये इस पहले सब्स्टिट्यूएंट से इतने फासले पर लगेगा दोनों साइड्स में किसी भी तरफ, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन या ऑर्थो प्रोडक्ट। अगर इतने डिस्टेंस पर लगेगा एट बोथ साइड्स तो हम कहेंगे दिस इज़ मेटा प्रोडक्ट। और अगर बिल्कुल उसके ओपोजिट इतने ये इस डिस्टेंस पर लगेगा देन इट इज़ कॉल्ड पैरा। ओके, तो ये पूरे पैराग्राफ में यही सारी जो है वो इनसे रिलेटेड बात की हुई है। इसीलिए जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होती हैं उनके 3 जो है वो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ऑर्थो आइसोमर, मेटा आइसोमर एंड पैरा आइसोमर। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे अब ये बात तो क्लियर हो गई कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इन 3 पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जब हम देखें तो ये सोचना पड़ता है या इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड कि क्या ये इक्वल चांसेस हैं, क्या इक्वल चांस है कि एक जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पर लग सकता है, या फिर इनमें कोई डिफरेंस है, या फिर कितने चांस हैं कि जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो पैरा पोजीशन पर लगे, मेटा पर लगे या ऑर्थो पर लगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें जो चीज़ पहले समझनी पड़ेगी वो ये है कि ये जो ओरिएंटेशन है बेंजीन की ये डिपेंड करती है सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर। ठीक है, और किसके ऊपर? पहला सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन पर लगता है एक्चुअली वो डिसाइड करता है कि आने वाला सेकंड सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन की किस पोजीशन पर लगेगा। ओके, एम आई क्लियर? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इसको कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आकर बेंजीन पर लगता है वो किस पोजीशन पर लगेगा ये डिपेंड करता है कि बेंजीन के ऊपर पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपको याद हो रेजोनेंस मेथड का वो टॉपिक जो मैंने आपको कॉलेज में भी पढ़ाया था, आई थिंक मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट बेंजीन के रिंग पर कुछ और होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसका इफ़ेक्ट बेंजीन के रिंग पर कुछ और होगा। ठीक है, तो वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है फ़िनोल की। बेटा फ़िनोल जो है वो बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो तो हम उसे फ़िनोल कहते हैं। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जाहिर है एक ही जो है वो ग्रुप लगा हुआ है। जब इसकी नाइट्रेशन होती है
तो इसकी नाइट्रेशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कि जी ऑर्थो और मेटा और पैरा तीनों बनते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज है, क्या परसेंटेज है, 55% ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बनती है, 44% पैरानाइट्रोफिनोल बनती है, ये यहाँ पर उन्होंने आपको मेंशन किए हुए हैं, और ओनली 1% ऑफ मेटानाइट्रोफिनोल्स। बेटा जो प्रोडक्ट जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो उतना ही स्टेबल था, ठीक है। तो मेटा नाइट्रोफिनोल जो है वो सिर्फ कितना है, 1%। इसका मतलब ये ना होने के बराबर है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, या ये वाला प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल नहीं होगा। इसके मुकाबले में ऑर्थो और पैरा नाइट्रोबेंजीन जो है उनके चांसेस या उनके परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये स्टेबल है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि अगर फिनोल का ग्रुप लगा हुआ है, यानी सॉरी फिनोल हाइड्रोक्सिल का ग्रुप लगा हुआ है, तो उसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो को समझ लें धकेल दिया है और मेटा पोजीशन पर उसको नहीं रहने दिया। ऐसा ही है ना, 1% का मतलब तो ये है कि ना होने के बराबर हुआ ना, बहुत थोड़ा प्रोडक्ट है नाइट्रो मेटा नाइट्रोफिनोल का। अच्छा, अब ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे फिर वर्डिंग में एक्सप्लेन की हुई है कि जब इज नाइट्रेट अबाउट 3 टाइम्स एज फास्ट एज बेंजीन, ऑन द अदर हैंड नाइट्रोबेंजीन विच इज नाइट्रेट 4 टाइम्स स्लोअर देन बेंजीन यील्ड्स 93% मेटा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में आपको शायद एफएससी में भी याद हो, हाइड्रो और बल्कि अभी सेकंड चैप्टर से भी आपको याद होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमने कल लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या करता है, ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, इसीलिए आने वाला सब्सटेंट ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाने को प्रेफर करता है, ठीक हो गया। इसके मुकाबले पे अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ होता जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और उसके बाद नाइट्रेशन हो रही है, तो फिर आप देखेंगे कि ये मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ लें इसकी वजह से बढ़ जाती है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उस केस में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बहुत ही कम बना है और उसके मुकाबले में मेटा प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम बना है, ठीक हो गया। तो अगर इस आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कंसेप्ट वाइज भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, ये चीज़ आप रिलेट करें इसे सेकंड चैप्टर से। ये सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बाकायदा स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए थे कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो वो ऑर्थो और पैरा यही दो पोजीशंस पे आपको याद हो कि नेगेटिव चार्ज आया था जब हम रेजोनेट करवाते थे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ था तो हमारे पास जो मेटा पोजीशन है सिर्फ वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती थी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में। तो इसी वजह से जो है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर वाला प्रोडक्ट बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो मेटा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। अच्छा, इसके बाद ये आप नेक्स्ट इसकी भी एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। टॉलिन की, कि टॉलिन जो है वो किस तरह से एक्ट करता है, कितने परसेंट ये बन रही है, कितने परसेंट मेटा प्रोडक्ट, कितने परसेंट जो है वो पैरा प्रोडक्ट बन रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये एग्जांपल है, आप इजीली जो है वो इसको देख लें, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे ना नेक्स्ट उन्होंने एक बात की है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन एन एरोमेटिक रिंग ऑन द ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन 2 वेज। वो कह रहे जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन के ऊपर, वो किस तरह से जो है वो ओरिएंटेशन पे इफ़ेक्ट करता है। दो चीज़ें हैं, एक है जी ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रिंग, एंड सेकंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव एरिनियम आयन स्टेबिलिटी। बेटा पहला पॉइंट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखें इसको बहुत इजीली आपने इसको कंसेप्चुअली समझना है। वो कह रहे हैं कि जब आपका ग्रुप, पहले से मौजूद जो ग्रुप है, अगर वो ऐसा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि बेंजीन के रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है, यानी कि वो जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है क्या वो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, चार्ज डेंसिटी को ज़्यादा कर रहा है या फिर कम कर रहा है, ठीक है।
अच्छा, जब आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस लगा हुआ है बेंजीन पे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो मैंने अभी बताया कि वो क्या करेगा, इन पोजीशंस पर ऑर्थो, पैरा और ये ऑर्थो, देख रहे हैं ना नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, इन 3 पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। इसीलिए इससे बनने वाले सारे इससे बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके पास, यानी कि जहाँ पर फिनोल है वहाँ पे जो भी नेक्स्ट डाई सब्स्टिट्यूशन होगी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होगी। नेक्स्ट आपके पास अगर ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो आप देख रहे हैं कि ऑर्थो, पैरा और अगेन ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, तो रह गया पीछे सिर्फ क्या, मेटा पोजीशन। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हों तो मेटा पोजीशन पर एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी अगेन यही इन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, नीचे उन्होंने आपको कुछ बता दिए हैं, डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेट, मैंने इसलिए एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आपको पढ़ा दिया था कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं वहाँ पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक तो ये हमारे पास जो है वो हो गया। पहला पॉइंट क्या था जी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने देख लिया कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अगर बेंजीन पे जो ग्रुप्स बढ़ा रहे हैं वो कहाँ पे जो है वो डाई सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं बेंजीन पे वो किन पोजीशन पर जो है वो नए सब्सटेंट को आने देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था आपके पास एडिनियम आयन की स्टेबिलिटी। बेटा एडिनियम आयन का मतलब वही जो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको कल परसों मैकेनिज्म में पढ़ाया था कि जब भी प्रोटॉन एक जो है आपके पास डबल बॉन्ड है, 3 में से कोई एक डबल बॉन्ड जब बेंजीन का ब्रेक होता है और कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर लग जाता है, तो उस पॉइंट पे एक इंटरमीडिएट बनता है जब बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस पॉजिटिवली चार्ज बेंजीन का जो वो उस टाइम इंटरमीडिएट होता है उसे हम एडिनियम आयन कहते हैं। वो कह रहे हैं कि एडिनियम आयन की स्टेबिलिटी, दूसरा फैक्टर ये है कि जो आपका सब्सटेंट पहले से लगा हुआ है क्या वो एडिनियम आयन के बनने को फैसिलिटेट कर रहा है, यानी कि अगर एडिनियम आयन बनेगा अब तो क्या वो उसको स्टेबिलिटी देगा या फिर उसको स्टेबल नहीं रहने देगा। ठीक है बेटा, अगर तो आपका जो पहला सब्सटेंट लगा हुआ है वो नए आने वाले सब्सटेंट को या नए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के जब वो लगेगा तो एडिनियम आयन जो बनेगा उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर डाई सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि खींच रहा है ज़ाहिर है और उसकी वजह से एडिनियम आयन स्टेबल नहीं है, तो उस केस में डाई सब्स्टिट्यूशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है जी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ठीक है, ये एस का मतलब है कि पहला सब्सटेंट इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, साथ क्या है जी ई, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है, लग रहा है। अब अगर तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक और कर रहा है कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है ये इस वाले केस में, तो फिर क्या होगा फिर आपके पास एडिनियम आयन जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, उसके बाद ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना। ठीक है, अगर मेटा पे जाकर लगेगा तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, और अगर पैरा पे जाके जो है वो लग रहा है नियो इलेक्ट्रोफाइल, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। तो तीनों के केस में हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब डिपेंड इस पर करेगा कि ये जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है क्या ये इन जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको स्टेबिलिटी दे रहा है या स्टेबिलिटी नहीं दे रहा। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी देगा रेजिडेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को, तो फिर जाहिर है आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल लग रहा है वो आराम से लग जाएगा। ठीक है, और अगर वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, इनको अनस्टेबल कर रहा है, तो फिर ये जो डाई सब्स्टिट्यूशन है उसके चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट भी आपके पास उतना ही कम आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल करते हैं इसको एडिनियम आयन को, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो जो है डिस्टेबलाइज कर देते हैं एडिनियम आयन को। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको कंसेप्चुअली इसका जो है वो पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा,
और नेक्स्ट आपने बेटा आफ्टर लिसनिंग टू दिस लेक्चर आपने मुझे बता देना है कि आपकी बुक्स में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, मैं आपको फिर वही बुक से करवा दूँगी, ठीक है।